वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है संगतकार। संगतकार इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 2 है। संगतकार ये आपके काव्य खंड से ली गई एक कविता है। इसके पहले का सेशन में हमने पहले काव्यांश को पढ़ लिया था। अब इसके अगले काव्यांश को हम सेशन नंबर 2 में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेकंड स्टैंजा का सस्वर वाचन कर लेते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब इस काव्यांश को जब हमने सस्वर वाचन किया है, उस काव्यांश को हम अब अलग अलग पंक्तियों को विस्तार से देखते हैं। कवि क्या कहते हैं कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब देखिए, इसके पहले सेशन में हमने शीर्षक पर चर्चा की थी। हमारा शीर्षक से ही पता चलता है कि यह कविता, इस कविता में किसके बारे में कवि हमें बताना चाह रहे हैं या किसके बारे में वर्णन करे, किसके बारे में? संगतकार। अब संगतकार का अर्थ मैंने आपको बताया है। क्या होता है संगतकार का अर्थ? संगतकार यह 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो संगत और दूसरा कार। कार का अर्थ होता है कलाकार और संगत का अर्थ होता है सहायता करना, सहायता करने वाला कलाकार। अब हर क्षेत्र में ऐसे संगतकार होते हैं या सहायक करने वाले कलाकार होते हैं। जैसे कि देखो, नाटकों में, फिल्मों में, संगीत में, नृत्य में, हर क्षेत्र में जो प्रमुख पात्र होते हैं, फिल्मों में भी जो प्रमुख नायक होते हैं, प्रमुख पात्र होते हैं, उनको सफलता किनके वजह से मिलते हैं? उनको सफल बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत होती है। लेकिन जब नायक सफल होता है तो हम सिर्फ नायक हम दिखते हैं, हमें मुख्य गायक दिखता है संगीत के क्षेत्र में अगर हम देखने जाते हैं तो। लेकिन उनके इस सफलता को सहायक करने वाले जो कलाकार होते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है। लेकिन उस मुख्य पात्र को, उस मुख्य नायक को, उस मुख्य गायक को सफल देने के लिए संगतकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सहायक होती है उनकी भूमिका। अब इस कविता के माध्यम से हमें ऐसे ही सहायक कलाकारों के बारे में कवि बता रहे। अब कवि कहते हैं, पहले काव्यांश में हमने देखा था कि जब मुख्य गायक गाता है, उसके चट्टान जैसे स्वरों के सामने संगतकारों का स्वर कैसा होता है? धीमा, कमजोर, सुंदर और पतला आवाज होता है और कांपता हुआ। तो शायद कवि अंदाजा अनुमान लगा रहा है कि वह उस मुख्य गायक का दोस्त, भाई, छोटा भाई होगा या शिष्य होगा या फिर पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार होगा। आगे कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की गरज में। अब गरज का अर्थ क्या होता है? ऊंचा स्वर, ऊंचा और गंभीर आवाज। अब देखिए, अगर आपने संगीत क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको होगी तो आपको पता होगा कि संगीत क्षेत्र में जो कलाकार होते हैं, जो गायक होते हैं, उनको कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना रियाज करना पड़ता है, तब उनको स्वरों की जानकारी होने लगती है और वो स्वरों की जो ऊंचाई होती है वह हासिल कर लेते हैं। और ऊंचाई और गंभीर आवाज में जब मुख्य गायक गीत गाते हैं तो ऐसे गरज में, मुख्य गायक के गरज में, ऊंचे और गंभीर आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। अब वह का अर्थ हमें क्या लेना है यहाँ पर? संगतकार। संगीतकार क्या करता है? अपनी गूंज मिलाता है। गूंज का अर्थ क्या होता है? स्वर या आवाज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब देखिए, यहाँ पर प्राचीन काल बताया है, तो प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने काल से नहीं, तो किसके प्राचीन काल से? मुख्य गायक के प्राचीन काल से, कि जब से मुख्य गायक ने संगीत का सारा अभ्यास,
रियाज करने के बाद जब वह स्वर के सारे जानकारी हासिल कर ली और ऊंचे और गंभीर आवाज उसने बनाना सीख लिया, तो उसके प्राचीन काल से अब देखो मुख्य गायक आज जिस सफलता के कगार पर पहुंचा है, लेकिन वो भी तो उसने भी शुरुआत की थी ना कभी गायन के क्षेत्र में आने की। तो शुरुआत में उसे भी यह सारे स्वरों तालों का नॉलेज था नहीं, तो धीरे धीरे उसने यह आत्मसात किया। और उस समय से मतलब जब आज मुख्य कलाकार जिस सफलता की कगार पर पहुंचा है, उस सफलता के कगार पर पहुंचने के पहले से अर्थात मुख्य गायक के प्राचीन काल से वह अर्थात कौन, संगीतकार भी उसके गरज में, मुख्य गायक के गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो संगीतकार है वह मुख्य गायक के साथ बहुत लंबे अरसे से उसका साथ दे रहा है, उसको सहयोग कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। तो प्राचीन काल से अर्थात गायक के, मुख्य गायक के इस क्षेत्र में जब उसने कदम रखा होगा, उस समय से संगीतकार ने उसका साथ निभाता आया है, उसके स्वरों में अपनी गूंज मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर, अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो मुख्य गायक जब होता है ना, तो गीत गाते समय अंतरा गाने लगता है। अब देखिए अंतरा क्या होता है आपको पता है? अब आपने तो कविताएं पढ़ी है, गीत भी पढ़े हैं, बहुत सारे गीत पढ़े, तो उसमें देखो अंतरे के जो पहले स्टांजा होते हैं शुरुआत के स्टांजा के बाद जो कविता के प्रमुख पद आने लगते हैं उसे कहा जाता है अंतरा। मुखड़ा और अंतरा होता है। तो मुखड़ा तो सबको याद होता है, लेकिन अंतरा याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है ना कविता पढ़ते समय, क्योंकि मुखड़े को हम बार बार गाते रहते हैं, 2-3 बार गाते रहते हैं, लेकिन अंतरा तो बहुत बड़ा होता है और उसको समझना, उसको गाना बहुत कठिन भी होता है। तो जब मुखड़ा गाते समय तो मुख्य गायक को सहायक कलाकार उसके गूंज में गूंज मिलाते हैं, स्वर में स्वर मिलाते हैं, लेकिन जब वह अंतरा गाने लगता है तो उस अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब देखिए मुख्य गायक अपने स्वरों में इतना ऊंचे ऊंचे स्वरों में, और वो भी कैसे कठिन स्वरों में, जटिल तानों के जंगल में। जटिल का अर्थ क्या होता है? कठिन। तानों का अर्थ क्या होता है? स्वर में। अब अंतरे के कठिन से कठिन स्वरों को लांघ कर जब वह, अब देखिए यहाँ पर कवि ने जटिल तानों के जंगल में, ऐसे क्यों कहा है कि जटिल तानों के जंगल में? अब जो संगीत क्षेत्र में जो रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको पता होता है कि किस प्रकार से जब गीत गाए जाते हैं तो अंतराय पर पहुंचते समय उनके स्वरों का जो आवाज होता है वह बढ़ता चला जाता है, और वह स्वर कैसे होते, बहुत कठिन होते हैं, और ऐसे कठिन से कठिन स्वरों को गाते समय उसके स्वरों को, उसके तानों को, लंबाई को खींचा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर वो बहुत कठिन स्वर होते हैं, इसलिए वहां पर कहा गया है जटिल तानों के जंगल में। तो मुख्य गायक अंतरे के जटिल तानों के जंगल में जब वह खो चुका होता है, अपने गीत गाते में, अपने अंतरे को गाते समय मुख्य गायक इतना अंतर्मन हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि वह गीत गाते में समय खो जाता है, यहाँ तक कि या अपने ही सरगम को लांघ कर। सरगम, अब सरगम सबको पता है, सा रे ग म प ध नि सा, ये सारे सरगम है। अब देखिए जो गीत गाया जाता है उसकी साधना की जाती है, अभ्यास किया जाता है, उसका रियाज किया जाता है, तो उस समय जब अंतरा गाते समय मुख्य गायक इतना तन्मय उसका मुग्ध हो जाता है कि वो अंतरे के कठिन से कठिन स्वरों में उसके सरगम को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, और वह गाते समय, और उसको गाते समय सारे प्रेक्षक भी क्या हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार गायक, मुख्य गायक और श्रोता, इनमें एक प्रकार का स्नेह बन जाता है। गायक अपने अंतरे को गाने में मग्न हो जाता है और श्रोता उस गीत को सुनने में मग्न हो जाता है, और मुख्य गायक जब अंतरे के जटिल
जंगल में खो जाता है, सरगम को लांग जाता है, तो उस समय चला जाता है। और ऐसे गीत गाते समय, अंतरे को गाते समय, कठिन से कठिन स्वरों को ऊंचे स्वरों में गाते समय क्या हो जाता है, वो सरगम को भी लांग कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उस स्वरों के तानों के जंगल में मुख्य गायक भटकता हुआ दिखाई देने लगता है। किसको? संगतकार को। एक अनहद में चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे अब देखिए, जब संगतकार देखता है कि मुख्य गायक अंतरे को गाते समय उस स्वरों के जटिल कठिन स्वरों के जंगल में खो गया है, भटकने लगा है अपने स्वर में, वह स्वर गाते समय उनका आवाज में बहुत तकलीफ होने लगती है, आवाज बैठने की कोशिश होने लगती है। लेकिन वह अपने गीत गाते समय इतना मग्न होता है कि उसे पता भी नहीं चलता है मुख्य गायक को कि कब वह उस स्वरों में भटकने लगा है, स्वर थोड़े उसके ऊपर नीचे होने लगा है। और एक अनहद में, अनहद का अर्थ क्या होता है? एक आह्लाद होता है, आह्लाद जिससे हम जिन स्वरों को हम सुन सकते हैं। और अनहद किसे कहते हैं? हम जिन स्वरों को हम नहीं सुन सकते हैं, बिना आघात की गूंज होती है या बिना आवाज के जो स्वर होते हैं उसे कहा जाता है अनहद। लेकिन जब संगतकार अब पहचान लेता है कि मुख्य गायक अंतरे के जटिल तानों को, कठिन से कठिन तानों को गाते समय थोड़ा भटक गया, थोड़ा चूक गया, इधर उधर हो गया है, और उसको अब संभालना किसका कार्य है? संगतकार का। तो संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। अब स्थाई का अर्थ क्या होगा? हम यहाँ पर लेंगे मुखड़ा। जो मुखड़ा होता है ना, तो वह क्या करने लगते हैं फिर से? अब अंतरा गाते समय मुख्य गायक थोड़े अपने स्वरों के उलझन में अटक जाता है, भटक जाता है, और उस समय संगतकार फिर मुखड़ा गाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसे सहायता देने की कोशिश करते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। अब देखिए उस समय क्या करते हैं संगतकार? ऐसा उसकी सहायता करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि समेटता हुआ मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, अर्थात अंतरा गाते समय जटिल तानों के स्वरों में मग्न होते समय जब वो भटकने लगता है तो उसके उस स्वरों को संभालने की कोशिश करते हैं संगतकार। जैसे कि उसके जो पीछे छूटे हुए सामान है उसको संभालने में लग जाते हैं, उसके गीतों को आगे बढ़ाने में, उसके स्वर को आगे बढ़ाने में अपना स्वर मिलाना आरंभ कर देते हैं। उसे याद दिलाता हूँ उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था, और उस समय जब उसे स्वरों को समेटते हुए, संभालते हुए संगतकार इसे मदद करते हैं मुख्य गायक को, और ऐसा लगता है जैसे कि मुख्य गायक को वो याद दिला रहे हैं कि उसका बचपन का अर्थ हमें क्या है कि जब से उसने मुख्य गायक ने इस संगीत क्षेत्र में प्रवेश किया होगा, और वह भी कौन था? नौसिखिया का अर्थ नया नया सीखने वाला, कि मुख्य गायक अब प्रगति के, सफलता के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन जब वो भी खुद नौसिखिया था, नया नया एक क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सीखने के लिए आया था, उसका बचपन उसको याद दिलाते हैं कि किस प्रकार वह स्वरों में पहले उसने रियाज किया, अभ्यास किया, फिर धीरे धीरे स्वरों की जानकारी हासिल करने के बाद वह धीरे धीरे एक सफल संगीतकार के रूप में, गायक के रूप में आ गया है, और मुख्य गायक का उसने रूप अदा कर लिया है। लेकिन इस मुख्य गायक का जब उसने अब सफलता हासिल कर ली है, लेकिन कभी कभी जब उसके स्वर आगे पीछे हो जाते हैं तो संगतकार सहायक के रूप में, उसकी सफलता के रूप में, उसे उसकी असफलता न हो, किसकी? मुख्य गायक की, वह इस अंतरे गाते समय वह असफल न हो, इसलिए वह सहायता करते रहते हैं। अब देखिए संगीत को सुनते समय मुख्य गायक भी अपने अंतरे में मग्न रहता है, श्रोता भी मग्न रहता है, तो दोनों के बीच में जो संगतकार होता है वह आधार रूप होता है कि दोनों को संभालने की कोशिश करता है, श्रोता को भी और मुख्य गायक को भी। तो इस प्रकार इस कविता के इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। कठिन शब्दों का अर्थ: गरज, ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का
चरण, जटिल कठिन तान, संगीत में स्वर का विस्तार, अनहद बिना आघात की गूंज। संगतकार गायन वादन द्वारा मुख्य कलाकार का साथ देने वाला, स्थायी बार बार प्रयोग किया जाने वाला गायन वादन का प्रारंभिक चरण, जिसे हम मुखड़ा भी कहते हैं। नौसिखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। सरगम, अब देखिए सरगम संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं। वे है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों को पहले अक्षर से इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध, न और नी कहा जाता है। भावार्थ देखते हैं। संगतकार मुख्य गायक की आवाज में प्राचीन काल से ही गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता को भरता है। जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगतकार ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण का मध्य सेतु का कार्य करता है। मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक को पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। अब एक प्रश्न देखते हैं हम। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे? उत्तर है, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है जो किसी भी घटना या प्रसंग में किसी भी काल में मुख्य नायक का साथ देते हैं। उसे सफल बनाने के लिए स्वयं पृष्ठभूमि में रहते हैं। सहायक कलाकार अपनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संगतकार इस कविता के दूसरे काव्यांश को भी विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।